हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। सिविक्स में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग लॉ, जिसमें कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे लॉ की मीनिंग क्या होती है, रूल रेगुलेशन से कैसे डिफरेंट होता है ये, और क्या ये लॉ सभी के ऊपर में अप्लाई होते हैं। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, वो वीडियो जाकर देख लें, उसको समझ लें, फिर इस वीडियो पे आएंगे और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। सेवेंथ नंबर का पॉइंट ये है कि जो हमारे ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे ना, जिन्होंने हमें गुलाम बना करके रखा था, उन्होंने ही क्या किया था, इंडिया के अंदर में रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले हमारे इंडियन लोगों को नहीं पता होता था कि भाई रूल नाम की भी कोई चीज़ होती है, रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और हम इससे भी हट के एक अच्छा सा चीज़ बना सकते हैं। क्या? लॉ। लॉ कहाँ बनती है? हमेशा पार्लियामेंट के अंदर में या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। ये बात हमने सीखी किससे? ब्रिटिशर्स से। हमने किससे सीखी? ब्रिटिशर से, कि कंट्री के अंदर में रूल ऑफ लॉ भी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, इस बात पे वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे को सपोर्ट करते नहीं देखते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा लाया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया। हम इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर में लॉज बनाए गए वो सब क्या थे? आर्बिट्ररी थे। क्या थे? आर्बिट्ररी थे। आर्बिट्ररी का मतलब कि ब्रिटिशर्स ने लॉ तो बनाए, बट अपने फ़ायदे के लिए बनाए। अपनी मन मर्जी से वो लोग लॉ को अल्टर करते थे, उसको लागू करते थे सिटीजन्स के ऊपर में। लेकिन जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने हमारे कंट्री के अंदर में जो लीगल स्फेयर था, लीगल स्फेयर का मतलब कि हर बातें कानून के थ्रू ही होनी चाहिए जैसे अदर कंट्रीज में होता है, इस बात के लिए हमारे इंडियन सिटीजन्स ने, हमारे इंडियन नेशनलिस्ट जो आंदोलन लड़ रहे थे, उनके प्रेशर के चलते ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें लाई थी। और लीगल डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री में हुआ, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारी इंडियन नेशनलिस्ट ने इस बात के लिए आंदोलन किया, गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी मांगे रखी, तब जाके गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ लॉज बनाने शुरू किए। तो हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपनी मन मर्जी से रूल ऑफ लॉ को इंडिया के अंदर में नहीं लाया। वो किसकी वजह से लाया? हमारे इंडियन नेशनलिस्ट्स के प्रेशर्स के थ्रू लाया। और दूसरा पॉइंट ये कि उन्होंने भले ही लॉ लाया हो, लेकिन ये कॉलोनियल लॉ नेचर में कैसे थे? आर्बिट्ररी थे। आर्बिट्ररी का मतलब कि ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के अनुसार इन लॉज को सेट करते थे। एक एग्जाम्पल देते हैं हिस्टोरियंस कि जैसे एक कानून बना ब्रिटिशर्स के द्वारा, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। क्या होता है? देशद्रोह। तो इस कानून को क्या बोलते हैं? देशद्रोही कानून। तो उसमें क्या लिखा गया? सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। इसमें लग गया ना एक्ट, एक्ट हो गया। तो उस टाइम एक्ट कब बनता था? जब वायसराय का सिग्नेचर हो जाता था। आज एक्ट कैसे बनता है? जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है। तो ये जो सेडिशन एक्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि ये आर्बिट्रेरियस जो होती है, जो मनमानी करने का तरीका होता है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है? इस एक्ट में इस बात को लिखा गया कि अगर कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट को? ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो उस पर्सन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। और अरेस्ट भी ऐसे किया जाएगा कि उसको उसका मुकदमा भी नहीं चलेगा कोर्ट के अंदर में। समझ रहे हैं? यानी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में आप रहते और आपको मान लीजिए कि 1871 में आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ आंदोलन किया, रोड पे प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, तो अभी हमने कहा ना कि जब तक आप किसी भी आपने कोई ऐसा काम किया और वो काम कानून के अंदर में डिफाइन नहीं है कि वो जो है क्राइम है, तब तक आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। यही होता है ना लॉ की डेफिनेशन। तो लॉ में ऐसा लिखा गया है, इस कानून में ऐसा लिखा गया कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। इसमें लिखा गया था। यानी आपका ये एक्ट क्या है? पनिशेबल है।
आपको इस बात के लिए पनिशमेंट मिल सकती है। तो ब्रिटिशर्स ने इस लॉ का बहुत मिसयूज किया। जब कोई भी हमारे इंडिया में लोग प्रोटेस्ट करते थे या आंदोलन की मांग करते थे या फिर वो चाहते थे कि इंडिया को फ्रीडम मिल जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, वहाँ के ब्रिटिशर्स क्या करते थे, पुलिस को ऑर्डर देते थे जाके लाठी चार्ज कर दो, जाके उनको अरेस्ट कर दो, जेल में डाल दो सबको। क्यों ऐसा कर दो? क्योंकि हमने सेडिशन एक्ट 1817 में इस बात को लिखा गया है। हमने लिख दिया है कि कोई भी अगर हमारा क्रिटिसिज्म करेगा उसको जेल होगी, और जेल भी होगी, और उसके लिए आपको मुकदमा भी नहीं चलना है। कहाँ पे नहीं चलना है? कोर्ट के अंदर में। ये वाला जो एक्ट था ना, आर्बिट्रेशन पावर का यूज क्या बहुत हद तक इन्होंने मिसयूज किया था ब्रिटिशर्स ने। लेकिन आपको पता है इंडिया आज भी आज़ाद हो चुकी है, 2022 चल रहा है इंडिया के अंदर में, लेकिन ये वाला एक्ट आज तक गया नहीं है, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। ये जो एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था वो आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना इंडिया के अंदर में, इंडियन गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट क्या करती है उनके ऊपर में यही आरोप लगा करके कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, उनको अरेस्ट कर लेती है। कौन से एक्ट का वो लोग यूज करते हैं? सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 का। क्लियर हो गया? तब से लेकर के 19th सेंचुरी से ये देखा गया कि हमारे इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, इमर्ज हो रहा था। लीगल प्रोफेशन इमर्ज होने का मतलब कि जो लोग कॉलेज ग्रेजुएट होते थे ना, बट उस टाइम में इंडिया में, तो उनको ये लगता था कि अगर हमें कॉलेज ग्रेजुएट होना ही है तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ो। कौन से वाले? आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले। या फिर अगर अच्छी सी जॉब चाहिए तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर लो। बैरिस्ट्री का मतलब एलएलबी होता है। जब आप लॉ की पढ़ाई करते हैं, 4 साल या 5 साल का कोर्स करते हैं, उसको बोलते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई। इंडिया में क्या था, जैसे ब्रिटिशर्स आए ना, तो उस टाइम में कई सारे लोगों का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट तो होता ही रहता था। तो जो रिचेस्ट कम्युनिटी के लोग थे इंडिया में, उनके पेरेंट्स को ये लगता था कि बेटों को ना हमेशा बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना ना चाहिए। कहाँ भेज करके? लंदन भेज करके। जब वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर लेंगे तो वकील बन जाएंगे। जब वकील बन जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी उनको इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। तो इससे हुआ क्या, एक तरीके से बेनिफिट ये हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर में एक लीगल प्रोफेशन, एज अ लीगल प्रोफेशन मीन्स लॉयर बनने का जो ख्वाब था लोगों का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोग बनने लगे। तो इससे बेनिफिट हुआ ना कंट्री को आगे चल के। लोग भी, हमारे इंडियंस जो, ये भी समझने लगे लॉ क्या होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस बात के लिए किसको सज़ा मिल रही है। धीरे 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 हमारे जो है ये जो लॉयर बनते थे पहले अपने लिए, बाद में चल के ये देखा गया कि जब कॉलोनियल कोर्ट्स बनने लगे, इंडिया में कोर्ट एस्टेब्लिश होने लगे। याद है ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का? उसमें बोला गया था कि इंडिया के अंदर में एक सुप्रीम कोर्ट होगा कोलकाता के अंदर में। और उसके बाद में जो प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, बॉम्बे में, कोलकाता में, मद्रास में, वहाँ पे भी कोर्ट्स बनाए गए। तो जब ये कोर्ट्स बनाए गए ना, तो उस टाइम में इंडियंस की तरफ से कौन लड़ेगा आखिर उनका मुकदमा? तो ये हमारे जो इंडियंस थे, जो हमारे इंडियन लोग थे, इन्होंने ही बहुत ज़्यादा क्या किया था, हेल्प किया। हमारे इंडियंस का केस इन्होंने ही लड़ा था। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे 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 ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले तो वो यूरोप से लोगों को लेकर आते थे जज बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार इंडियंस के मामले इंडियंस के द्वारा सुना जाए। तब जा कर के ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, खासकर बंगाल में, यूपी में, बिहार में बहुत सारे किसकी नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट के इंडियन जजेस का। यानी किसी भी इंडिया के ही इंसान को वो लोग क्या कर देते थे, जब जज जो है डिक्लेयर कर देते थे। तो जब ये जज बनने लगे इंडिया के जज, तो इनको इंडियन जज बोलेंगे। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगे। तो जज बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, हमारे इंडिया के लोगों को इस बात का भी आइडिया लग गया कि जज भाई कैसे बना जाता है, कैसे लॉ को इंटरप्रेटेट किया जाता है, कैसे कानून में सज़ा दी जाती है। इसका भी एक्सपीरियंस सोचिए। इंडियंस को पहले इस बात का पता लगा कि लॉज कैसे बनाए जाते हैं, लॉज कैसे बनाए जाते हैं, कौन से लॉ में क्या लिखा गया है, लॉ कैसे काम करता है, रूल ऑफ लॉ क्या है। एज ए लॉयर वो लोग जाने। बाद में चल के आने वाले सालों में ये जान लिए कि जानने लगे कि जजेस कैसे काम करते हैं। जब खुद जज बने तो उनको आइडिया तो लगा ही होगा ना। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर में एक जुडिशरी का मॉडल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? जुडिशरी का एक मॉडल क्रिएट हो रहा है। तो धीरे 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 सोचिए 1773 से
1773 से 1947 तक, 1947 में ना क्या जादू है। हाँ, इस ड्यूरेशन के बीच में कितने सारे इंडिया में जज बने, कितने सारे लॉयर्स बने। तो धीरे 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 एक लीगल सिस्टम इंडिया के अंदर में क्रिएट हो गया। और जैसे ही हमने ये जो एक्सपीरियंस हासिल किया न इतने सालों के बीच में, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको कहाँ देखने को मिलता है? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने इतना टाइम क्यों लिया? इसीलिए लिया कि बहुत सारे हमारे वहाँ लोग पढ़े लिखे हो चुके थे ना उस टाइम तक। तो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर किए। नहीं, ये वाला क्लॉज अच्छा है, ये वाला क्लॉज अच्छा है। तो सारी चीज़ें उसमें डाली गई। किस में डाली गई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे जुडिशरी मेंटेन करनी है, कैसे लॉज बनाने, ये सारी बातों को सोच समझ के रखा गया। अब ये जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिखने का काम करते थे, तो उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जब कभी भी हमारी कंट्री में, अब हम तो इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद में जब हमारी कंट्री में कोई भी रूल रेगुलेशंस बनाना होगा, तो ये बनाने का कौन काम करेंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। कौन करेगा? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो इलेक्शन में चुन करके जाएंगे वो लोग करेंगे। तो हर साल ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या तो पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन करके जाते हैं, वो हर साल कुछ ना कुछ या तो नया लॉज बनाते हैं, नया नया लॉ बनाते हैं, या फिर पहले से ही जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक लॉ का एग्जाम्पल दिया गया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें क्या लिखा गया? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? कि कोई कानून होगा पहले से, हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी। मान लीजिए आपके पापा के पास 20 बीघा की ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? 20 बीघा की ज़मीन है। उसमें क्या हुआ कि जब उनकी डेथ होने वाली थी, तो उन्होंने वसीयत पे लिख रखा था कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों को दी जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला? बच्चों को दी जाएगी। अब जब बोला बच्चों को, तो बच्चों में क्या बच्चियां भी आती हैं क्या? तो ऐसा जो है मेंशन नहीं था। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में इस बात को लिखा गया था कि जब कभी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो केवल बेटों के बीच में होगा, बेटियों को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये कब बना कानून? जब भी बना होगा 2005 तक ऐसा चला रहा था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि हमारे इंडिया में जो बेटियां हैं, जब पढ़ी लिखी हो गई, थोड़ी होशियार हो गई, भले उनकी शादी हो जाती थी, वो ससुराल चली जाती थी, तो लेकिन उनको इस बात की अकल आई कि हमें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए जो हमारे पिता ने हमको पिता के पास हमारे थी। केवल भाइयों को क्यों मिलना चाहिए? बहनों को भी मिलना चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना, आर्टिकल 14 में बोला गया था कि हम आपके साथ जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो कुछ लेडीज लोगों ने कोर्ट के अंदर में केस फाइल कर दिया कि भाई प्रॉपर्टी में राइट लेना हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, और ये हमारे आर्टिकल 14 का क्या है? वायलेशन है। कैसे वायलेशन है भाई? वायलेशन ये है कि भाई जब प्रॉपर्टी में राइट मिल रहा है तो भाइयों को क्यों मिलना चाहिए, बहनों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ तो जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन आप हमारे साथ कर रहे हैं ना। तब लगा गवर्नमेंट को, हाँ ये कन्याएं तो बात सही कह रही हैं। तो इन कन्याओं की बात मानने के लिए कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला कि आप अपने कानून में क्या करिए? अमेंडमेंट करिए। क्यों अमेंडमेंट करिए? अभी हमने बताया, लॉ की डेफिनेशन भी यही होती है, जब तक किसी भी लॉ के अंदर में जब तक किसी भी लॉ के अंदर में किसी एक्ट को क्राइम नहीं डिक्लेयर किया गया है, तब तक उस बात के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। अब तक जो एग्जिस्टिंग लॉ है कंट्री में, उसमें क्या बोला गया था? हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बोला गया था कि प्रॉपर्टी में राइट किसको मिलना चाहिए? केवल मेल को मिलना चाहिए, केवल बच्चों को मिलना चाहिए, लड़कियों को देने की बात नहीं की गई थी। तो अगर कोई मान लीजिए गया कोर्ट में या फिर थाने में गया, केस कर दिया कि मेरे भाइयों ने पापा की ज़मीन ले ली, हमें बहनों को नहीं दी, तो क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? बिल्कुल नहीं दर्ज होगा। क्यों? इसलिए नहीं दर्ज होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में यही लिखा गया है कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? केवल बेटों को मिलेगी, बेटियों का तो जिक्र है नहीं। तो पुलिस वाले केस कैसे दर्ज करेंगे? यानी उस टाइम में प्रॉपर्टी का बंटवारा करना कानून की नज़र में अपराध नहीं था। इट वॉज नॉट अ क्राइम 2005 तक, या 2005 से पहले।
तक क्या वो एक्ट कोई क्राइम है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी एक्ट में इसको डिफाइन ही नहीं किया गया कि क्राइम है। तो कोर्ट की सुनने के बाद में क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें अमेंडमेंट किया, वर्ड डाला गया ना अमेंडमेंट, यानी उन्होंने कहा कि संशोधन कर दें इसमें। जैसे संशोधन कर लिया तो इस एक्ट को अब क्या बोलेंगे, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। कब किया गया? 2005 में, इसीलिए लास्ट में ईयर डाला जाता है 2005। इस लॉ में ये बोला गया कि सन हो या डॉटर हो या उनकी मम्मी हो, सबको इक्वल शेयर मिलेगा। किसमें? फैमिली की प्रॉपर्टी में। पहले क्या लेडीज़ को मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। अब किसको किसको बोला गया कि उनकी मदर को भी मिलेगा, सिस्टर्स को भी मिलेगा। किसके? ब्रदर की जो सिस्टर है या फिर उनकी डॉटर है, उन सबको जो प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा, यानी इक्वल डिवाइड कर लीजिएगा जिसके पास में जितनी प्रॉपर्टी होगी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक ये उठता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये जो न्यू लॉज बनते हैं, ये बनते कैसे हैं? क्या इसका प्रोसीजर क्या है बनाने का? लॉ को बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो खासकर हमारी इंडिया में लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? वो दी गई है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में थ्री मेंबर्स होते हैं। पहले को बोलते हैं लोकसभा, दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा, और लास्ट में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट। तो जो पार्लियामेंट है उसको लॉ बनाने की काम दिया गया है। जो भी लॉ बनाती है कौन? पार्लियामेंट के द्वारा। वो सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर में बनाती है, जो प्रॉब्लम हमारे लोगों के द्वारा फेस की जाती है। बहुत सारे ऐसे लॉज जो अनपॉपुलर हैं या अनएक्सेप्टेबल हैं, लोगों उसको पसंद नहीं करते हैं, लोगों को ये लगता है कि उनके लिए ये अनफेयर है, हार्मफुल है, ऐसे लॉ को पार्लियामेंट निरस्त भी कर सकती है। लोगों के पास में ये ढेर सारा राइट भी है, किसी भी लॉ को वो क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर में मीटिंग रख सकते हैं, उसके बारे में न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, उसके बारे में टीवी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर में डिबेट कर सकते हैं। किसी भी लॉ के बारे में कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये सारे के सारे राइट्स हमारे इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। जो ये चीज़ें नहीं थी कहाँ पे? इन सभी चीज़ों का ऑप्शंस था ब्रिटिश एरा के अंदर में। ब्रिटिशर्स याद है ना क्या करते थे? आप गए उनको क्रिटिसाइज करने तो क्या लगेगा? सेडिशन एक्ट 1870। अब हमारी जो कंट्री में डेमोक्रेसी चलती है ना, तो डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो भी सिटीजन्स होते हैं वो अपने किसी भी इशू के ऊपर में अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। अगर उनको उनकी अनविलिंगनेस है, वो नहीं चाहते हैं कि कानून बने, तो उसके ऊपर में भी क्या कर सकते हैं? अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म लॉज बनाए थे ना, तो क्या था? लॉज था। लॉज में किसके लिए बनाया गया था? फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को चीज़ें ना पसंद आई, तो फार्मर्स उस चीज़ को क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। कहाँ बैठ के? पंजाब पे बॉर्डर पे बैठ के कर रहे थे। धीरे धीरे करते करते 1.5-2 साल का समय हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि जब हमारे लॉ से फार्मर ही नहीं खुश हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? लॉ को कैंसिल कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी। तो ये किसके पास में पावर है? पार्लियामेंट के पास में है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कोई भी लॉ मान लीजिए बनाया गया और लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये फील कर रहे हैं कि जो लॉ बनाया गया ना, जो लॉ बनाया गया वो क्या है? एक तरीके से रॉन्ग लॉ है, ये जो कानून है बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो वो किसके ऊपर में प्रेशर डालते हैं? पार्लियामेंट के ऊपर में प्रेशर डालते हैं कि कानून को चेंज बिल्कुल कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब कोई भी लॉ बनाया जाता है तो वो जो लॉ है ना, किसी एक ग्रुप को लिए नहीं बनाया जाता है, किसी पार्टिकुलर एक ग्रुप के लिए नहीं बनाया जाता है। अगर किसी एक ग्रुप के लॉ बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाद में चल के कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और कंट्रोवर्शियल होने के चलते वो क्या हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट होने लगेगा सोसाइटी में। एग्जाम्पल के तौर पे अब केवल आप सिख कम्युनिटी के लिए कोई थोड़ा लॉ बनाएंगे। लॉ बनाएंगे तो इससे क्या होगा? बाकी धर्मों के लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे, सोसाइटी में वाद विवाद छिड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को ये लगता है कि अगर लॉ कोई भी फेयर नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि जो लॉ बनाए गए हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं भी कि नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।